वेलकम एवरीवन इन पॉलिटिक्स विद कुंदन। आज के वीडियो में हमने जो विषय लिया है वह हमने दिया है 10/2 राजनीति विज्ञान भाग 2 पार्ट 9 वैश्वीकरण और उसके आलोचक से। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है तथा वैश्वीकरण के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। वैश्वीकरण का अर्थ समझने से पूर्व हम एक छोटी सी कहानी समझते हैं। कहानी में अजय है, राधा है, मोहिनी है। अजय एक कॉल सेंटर कंपनी में कार्य करता है, भारत से अमेरिका के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार राधा अपने बेटे के जन्मदिवस पर उसे एक बाइसिकल भेंट करना चाहती है। वह मार्केट जाती है और मार्केट से एक चीनी कंपनी की बाइसिकल खरीदती है। इसी प्रकार कुछ दिन पूर्व उसने अपनी बेटी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक अमेरिकी बार्बी डॉल उसे भेंट की थी। इसी प्रकार मोहिनी अपने परिवार की पहली स्नातक शिक्षित महिला है। वह अपने करियर के लिए जो है नौकरी करना चाहती है, जो कि उसके परिवार की परंपराओं के विरुद्ध है। किंतु मोहिनी अपने परिवार के विचारों से भिन्न अपने करियर के लिए नौकरी शुरू करती है। तो इस प्रकार इन तीनों उदाहरणों से वैश्वीकरण की झलक मिलती है। अजय भारत में रहते हुए अमेरिका के लिए कार्य कर रहा है। यह एक तरह से सेवा का आदान प्रदान है। इसी प्रकार राधा अपने देश में दूसरे देश की वस्तुएं खरीद रही है। यह वस्तुओं का आदान प्रदान है। इसी प्रकार मोहिनी जो है विचारों व संस्कृति के आदान प्रदान को प्रदर्शित कर रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वैश्वीकरण सेवा का आदान प्रदान होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, विचारों व संस्कृति का आदान प्रदान होता है। वैश्वीकरण के इतिहास की यदि हम बात करें, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इस विषय में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। परंतु प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि वाद विवाद व चर्चा में वैश्वीकरण का प्रयोग 1960 के अंत में 1970 के मध्य दशक में हुआ था। 20वीं सदी के अंत आते आते जब साम्यवादी विचारधारा का प्रसार सीमित हुआ तथा इसके विकास पर रोक लगी, तो उसी काल में पूंजीवाद अधिक लोकप्रिय हुआ। पूंजीवाद को लोकप्रिय बनाने में 3 शब्दों उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम संक्षेप में LPG भी कहते हैं, ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन तीनों शब्दों के अर्थ चाहे अलग अलग हैं, परंतु इनका उद्देश्य साझा है और वह है विश्व को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना और आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। इस दिशा में 1 जनवरी 1995 को स्थापित विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने वैश्वीकरण के इतिहास पर संक्षेप में चर्चा की। आइए अब जानते हैं वैश्वीकरण का अर्थ क्या हुआ। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का साधारण अर्थ होता है एक राज्य की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य राज्यों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना तथा इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, अर्थात आयात निर्यात की नीति में छूट, विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, बैंकिंग, ऊर्जा, बीमा आदि के क्षेत्रों में
निजी क्षेत्रों को प्रवेश की अनुमति देना। यदि हम वैश्वीकरण की परिभाषाओं की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या परिभाषा दी है? वैश्वीकरण वस्तुओं व सेवाओं तथा पूंजी दोनों के लिए बाजार की अंतर्राष्ट्रीय एकता के लिए बढ़ रही घनिष्ठता है। इसी प्रकार वाइलिश व स्मिथ ने क्या कहा है? वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संबंध तुलना रहित, दूरी रहित व सीमा विहीन बन जाते हैं। डॉक्टर बिमल जालान के अनुसार वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है। एक अर्थ तो शाब्दिक है कि अब राष्ट्रों में भौगोलिक दूरी व्यर्थ हो चुकी है, दुनिया काफ़ी छोटी हो चुकी है और कोई भी देश अपना नुकसान करके ही शेष दुनिया से अलग थलग रह सकता है। वैश्वीकरण का दूसरा अर्थ ठीक उल्टा लिया जा रहा है। इसके अनुसार यह देशी हितों के स्थान पर दूसरे देशों और बहुराष्ट्रीय नियमों के हितों को ऊपर रखने वाले नीतिगत परिवर्तनों का नाम है। तो इस प्रकार यदि हम वैश्वीकरण का साधारण तौर पर अब अर्थ समझें तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रों के मध्य आपसी संबंध इतने गैर औपचारिक हो गए हैं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की नीतियों, विचारों, कार्यक्रमों को अपनाने में कोई संकोच नहीं करता और सभी राष्ट्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों के संदर्भ में साधारण विचारों को अपनाने के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने घर से ही जो है वैश्वीकरण का अर्थ समझ सकते हैं। हम अपने घर में देख लीजिए, हमारे घर में एलईडी है। एलईडी किस कंपनी की है? सैमसंग कंपनी की होगी। तो सैमसंग दक्षिण कोरियाई कंपनी है। आपके मोबाइल है हाथ में, आपके पास एमआई का मोबाइल है, चाइनीज़ कंपनी है। आपके वहाँ पेप्सोडेंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के उत्पाद, कोई अमेरिका का है। तो इस प्रकार हमारे घर के अंदर ही जो है हमें वैश्वीकरण की झलक दिखती है। तो जो वैश्वीकरण मतलब कि पूरी दुनिया का जो है एक तरह से सीमाओं को जो है समाप्त करते हुए इकट्ठा हो जाना, एक देश की जो वस्तुएं हैं उनका दूसरे देश में आदान प्रदान। तो जो वैश्वीकरण है यह जो है मूल तौर पर जो है इसमें आर्थिक पक्ष सम्मिलित रहता है, किंतु वर्तमान में इसमें सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्ष भी सम्मिलित हो चुके हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण के उदय के कारणों की, कि वैश्वीकरण के क्या कारण रहे। प्रिय विद्यार्थियों, वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सीमाओं का कोई महत्व नहीं है और सारा विश्व एक सामुदायिक इकाई बन गया है। विचारकों ने तो इसे विश्वग्राम का नाम दिया है। हमारी भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसी व्यवस्था के उदय होने के क्या कारण रहे हैं? पहला कारण संचार व सूचना क्रांति। वैश्वीकरण का मुख्य स्रोत संचार व सूचना का तीव्र बहाव है। 1990 के बाद के वर्षों में संचार क्षेत्र में सूचना क्रांति ने उपग्रह, टेलीविज़न, इंटरनेट, सेलुलर फ़ोन आदि के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समस्त विश्व के साथ जोड़ दिया है। सूचनाओं से व्यक्ति की सोच प्रभावित हुई है। इसने लोगों की संकीर्ण राष्ट्रीय भावनाओं को कमज़ोर किया है। आज विश्व का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां संचार व सूचना तकनीकी ने अपना अस्तित्व पेश ना किया हो
और राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो कि कंप्यूटर तकनीक के प्रभाव से मुक्त हो। आज प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को मदद देने में, पूर्ण चेतावनी देने में तथा संसार से उन्हें संबंध रखने में तकनीक लाभदायक है। इसलिए लोग वैश्वीकरण के बारे में चिंतन करने लगे हैं। दूसरा जो प्रमुख कारण है, शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तत्कालीन सोवियत संघ तथा अमेरिका के मध्य जो है शीत युद्ध आरंभ हुआ था। शीत युद्ध की जो लड़ाई थी वह जो है विचारधारागत थी। सोवियत संघ साम्यवाद का प्रतीक था, अमेरिका उदारवादी लोकतंत्र का समर्थक था। किंतु दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ ही शीत युद्ध भी समाप्त हो गया और द्विध्रुवीयता के स्थान पर अमेरिका रूपी एक ध्रुवीयता अस्तित्व में आई। अमेरिका वैश्वीकरण का समर्थक था, पूंजीवाद का समर्थक था, तो विश्व के जो अधिकांश जितने फिर राष्ट्र थे उन्होंने जो है लोकतंत्र के मूल्यों को अंतिम तौर पर स्वीकार किया और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बल दिया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, पूर्व सोवियत संघ का पतन। यह भी शीत युद्ध से ही जुड़ा हुआ जो है कारण है। पूर्व सोवियत संघ के पतन के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक नई प्रवृत्तियों ने जन्म लिया तथा अनेक प्रचलित प्रवृत्तियों का अंत हुआ। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूसी गणराज्य जो है उसका उत्तराधिकारी बना। रूसी गणराज्य ने अनेकों आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और जो नस्लीय समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता प्रदर्शित की। उसकी इसी निर्भरता के कारण जो है सोवियत संघ के विघटन ने जो है वैश्वीकरण की प्रवृत्ति को जन्म दिया। अगला जो प्रमुख कारण वैश्वीकरण का रहा, पूंजीवाद का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो विश्व था दो महाशक्तियों में विभाजित था। पूंजीवाद ने जिस तरह साम्यवाद को हराकर अपनी प्रभुता कायम की, उससे यह स्पष्ट हो गया कि उच्च आर्थिक विकास के लिए, शासन व्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए लोकतांत्रिक उदारवाद पर आधारित पूंजीवाद ही सर्वमान्य धारणा है। पूंजीवाद के प्रभाव ने राष्ट्रों को पूंजीवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण का जन्म हुआ। अगला जो प्रमुख कारण वैश्वीकरण के उदय का रहा, नवीन विश्व व्यवस्था के प्रतिमान की आवश्यकता। शीत युद्ध के समाप्त होने से उसके साथ ही पुरानी विश्व व्यवस्था भी नष्ट हो गई थी, परंतु समस्याएं वैसे ही बनी रहीं। ऐसी समस्याओं के हल के लिए एक ऐसे विश्व संरचना के मॉडल की आवश्यकता थी जो कि भविष्य में युद्धों को रोक सके, शांति की स्थापना कर सके और राष्ट्रों के विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए प्रेरित करे, गरीबी को दूर कर सके, पर्यावरण को संतुलित रख सके, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की अवहेलना को रोक सके तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त कर सके। इन समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए जिस नए विश्व संरचना के मॉडल को विकल्प माना गया, उसे वैश्वीकरण का नाम दिया गया। एक अन्य जो प्रमुख कारण रहा,
साम्राज्यवाद विरोधी। प्रिय विद्यार्थियों, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रवर्तक अमेरिकी विचारक रहे हैं, जो कि साम्राज्यवाद को एक बुरा शब्द मानते हैं। उनका मत है कि तृतीय विश्व के विकास के लिए साम्राज्यवाद की नीति ठीक नहीं है, क्योंकि साम्राज्यवाद की शोषणकारी प्रवृत्ति ने उसके नाम को बदनाम किया है। तृतीय विश्व के विकास के लिए साम्राज्यवाद नहीं अपितु वैश्वीकरण की आवश्यकता है। तो इन सभी कारणों से स्पष्ट होता है कि वास्तव में वैश्वीकरण 1990 के पश्चात परिवर्तित हुई परिस्थितियों का परिणाम है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सारे क्षेत्रों में 1990 के बाद लगातार चल रही है और उन परिवर्तनों की ओर संकेत करती है जो कि हमें विश्व राजनीति में देखने को मिलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है तथा वैश्वीकरण के उदय के प्रमुख कारण क्या हैं। उम्मीद है आप सभी को ज़रूर यह पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित, उनकी अपडेट्स प्राप्त होती रहें। थैंक यू वेरी मच।